हाय। हम लोग क्लास टेंथ के हिस्ट्री को कंटिन्यू कर रहे हैं। क्लास टेंथ के हिस्ट्री का जो नेशनलिज्म इन इंडिया वाला चैप्टर है, उस चैप्टर का हम लोग आज रिवीजन वीडियो बना रहे हैं। इसका पार्ट वाइज वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप वहां से जा करके पढ़ सकते हैं। ये हमारा रिवीजन वीडियो होगा, तो रिवीजन हम कोशिश करेंगे 40 से 50 मिनट या उसके अंदर ही इसको कंप्लीट करने का। काफ़ी बड़ा चैप्टर है नेशनलिज्म इन यूरोप और नेशनलिज्म इन इंडिया, ये दोनों बड़ा चैप्टर है। नेशनलिज्म इन यूरोप भी हम ऑलरेडी बनाए हुए हैं, जो 1 घंटे में आपको कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। आप ज़्यादातर क्वेश्चन आप एग्जाम में उसको देख करके कर पाएंगे, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी हम लोग वीडियो अलग से बनाएंगे, तो कंटिन्यू आप लोग बने रहिएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि बोर्ड में पूछे गए हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, और भी जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो सब आपको मिलता रहेगा। तो आज हम लोग रिवीजन कर रहे हैं नेशनलिज्म इन इंडिया का। देखिए, नेशनलिज्म इन इंडिया जो चैप्टर पढ़ना है वो हम क्या बताए थे कि 2 चैप्टर पिछले वीडियो में आप देखिएगा, जो नेशनलिज्म इन यूरोप में हम बताए थे कि हमारे पास 2 चैप्टर है नेशनलिज्म से रिलेटेड, ठीक है। तो नेशनलिज्म इन यूरोप देखे कैसे यूरोप की कंट्रीज में लोग एकजुट हो रहे थे, नेशन स्टेट बनाई जा रही थी, जो क्या प्रॉब्लम था, आखिर क्यों लोग जो है वो फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म डेवलप्ड हो रहा था, लोगों के बीच में नेशन स्टेट बन रही थी। तो इंडिया में जो नेशनलिज्म है वो यूरोप के नेशनलिज्म से अलग है, जो कि हमारा आखिरी टॉपिक है, वो वहाँ पर हम लोग देखेंगे। लेकिन ये भी चैप्टर का नेशनलिज्म इन इंडिया नाम है। इंडिया में नेशनलिज्म जो हुआ वो फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान लोग एकजुट होते गए अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उसके खिलाफ लोग जो है अपनी यूनिटी डिस्कवर करने शुरू होते गए। सभी को लगा कि कॉमन एनिमी हमारा जो ब्रिटिशर्स है, और सभी एकजुट होते चले गए। इसकी शुरुआत होती कहाँ से है, तो हम आपको बताते हैं। जो ब्रिटिशर्स 1757 से इंडिया पर ऑक्यूपेशन शुरू कर दिए थे, 1857 में पहली बार अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जो रेजिस्टेंस दिखाई देता है, जो कि रिवोल्ट के तौर पर दिखाई देता है, उस रिवोल्ट जो फेलियर हो गया था, उस रिवोल्ट को एक जो देखा जाए तो बहुत बड़ा रिवोल्ट था, लेकिन फाइनली नाकामयाबी हो गया था। अंग्रेज दोबारा इंडिया पर कंट्रोल कर लेते, कंट्रोल रीएस्टेब्लिश कर लेते हैं। तो उस कमियों में देखा गया आखिर रिवोल्ट क्यों फेल हो गया, तो देखा गया कि आपस में यूनिटी नहीं थी, लोग एकजुट नहीं थे, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी जो लोगों को एकजुट कर सके, सभी लोगों को एक कर सके, जोड़ सके। और इसी सब कोशिश में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो 1885 के दिसंबर में जो है वो बनाई जाती है। दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस में हम लोग देखते हैं शुरुआती दौर के जो पढ़े लिखे लोग थे, मिडिल क्लास लोग थे, पढ़े लिखे टीचर, लॉयर, प्रोफेसर, बिजनेसमैन, तो ये सब लोग जो है वो जुड़े हुए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस से। और जो अगले 20 सालों तक देखा जाता है कि ये इसी पढ़े लिखे मिडिल क्लास लोगों का जो है वो उसमें दबदबा रहता है। फिर 1905 में देखते हैं एक और इवेंट होता है इंडिया में, स्वदेशी पार्टीशन ऑफ बंगाल, और पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ स्वदेशी मूवमेंट होता है। और स्वदेशी मूवमेंट में जा करके दिखाई देता है कि कांग्रेस में अब लोग 2 ग्रुप में बट गए थे, एक जो मॉडरेट थे और दूसरे एक्सट्रीमिस्ट नए ग्रुप थे जो कि नवयुवक थे। उन लोगों का रिवॉल्यूशनरीज आइडियाज था। तो आगे देखते हैं 1907 में कांग्रेस में स्प्लिट आ जाता है, जो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट को लेकर के, और फाइनली ये स्प्लिट खत्म होता है कांग्रेस के लखनऊ सेशन 1916 में। जो लखनऊ में सेशन होता रहता है, एनुअल सेशन, वहाँ पर मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट दोनों एकजुट हो जाते हैं, रीयूनियन हो जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़, ये बैकग्राउंड था जो हम एकदम शॉर्ट में आपको बैकग्राउंड दिया। अगर आपको इस चैप्टर का डिटेल पढ़ना है तो आप पार्ट वाइज वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। एक वीडियो इंट्रोडक्शन टू नेशनलिज्म इन इंडिया अलग से बनाए हुए हैं, उसमें कंप्लीट बैकग्राउंड बताएं। बाकी ये चैप्टर हमारे बुक में जो शुरू होता है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से इंडिया की कंडीशन और गांधी जी की जो नेशनल मूवमेंट में एंट्री है वहीं से शुरू होती है, और फाइनली क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन तक हम लोगों को पढ़ना है। तो हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ, 1914 से 1918 तक हुआ। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के वजह से इंडिया में क्या सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशन एराइज हुआ, वहाँ से पढ़ना। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो ब्रिटेन भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का हिस्सा था, और ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व थी, जिस वजह से ब्रिटेन को नुकसान हो रहा था। उसको अच्छा खासा उसका मिलिट्री एक्सपेंडिचर बढ़ रहा था, उसका मिलिट्री में खर्च बढ़ रहा था। उस खर्च को कंपनसेट करने के लिए वो इंडिया में नए नए तरीके के टैक्सेस लगाने शुरू कर दिए, एग्जिस्टिंग टैक्सेस को बढ़ा दिया, जिस वजह से जो इनकम टैक्स देखते हैं जो नए टैक्स के तौर पर इम्पोज कर दिया गया, जो पुराने टैक्सेस सब थे वो सब टैक्सेस को बढ़ा दिया गया, जिस वजह से इंडिया में महंगाई बढ़ गई। 1914 टू 1918
सॉरी 1913 टू 1918 5 सालों में देखा गया कि चीज़ों का दाम जो है वो दोगुना हो गया। उसी वक्त जो है इंडिया में ड्राउट जैसा सिचुएशन होता है, जिस वजह से क्रॉप फेल्योर हो जाता है, फसल नहीं होता है और इंडिया में खाने पीने की फूड क्राइसिस की किल्लत थी। और ब्रिटेन की गवर्नमेंट वॉर में इन्वॉल्व थी, वो यहाँ से क्रॉप्स, यहाँ लोगों के पास खाने पीने के लिए क्रॉप्स नहीं था और ब्रिटेन गवर्नमेंट यहाँ से क्रॉप परचेज कर करके अपने सोल्जर्स को, सिपाहियों को वो भेज रहे थे। इसके बाद इसी दौरान एपिडेमिक्स आता है, एपिडेमिक्स में भी बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। गवर्नमेंट किसी तरीके की यहाँ के लोगों को लेकर के कोई केयर नहीं करती है और यहाँ बहुत बदहाली टाइप की कंडीशन रहती है। इसके अलावा जो यूरोप में, जो ब्रिटेन के बहुत सारे सिपाही सब मर रहे थे, तो वो फौज में जो अपनी आर्मी के लिए रिक्रूटमेंट कर रही थी और वो फोर्स रिक्रूटमेंट हो रहा था, मतलब कहीं भी कोई भी किसी को उठा लेता था और उसको फौज में उसके मर्जी के खिलाफ नौकरी दे दी जाती थी और उसको भेज दिया जाता था। तो इन सब चीज़ों की वजह से इंडिया में बहुत ज़्यादा नाराज़गी थी ब्रिटेन की हुकूमत के खिलाफ। तो सबसे पहला सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में ब्रिटेन का वॉर एक्सपेंडिचर बढ़ रहा था, जिस वजह से उसको कंपनसेट करने के लिए इंडिया में जो एग्जिस्टिंग टैक्सेस को बढ़ा देते हैं और नए नए टैक्सेस को इम्पोज कर दिया जाता है, जैसे कि इनकम टैक्स को इम्पोज कर दिया गया। टैक्सेस वगैरह बढ़ने की वजह से चीज़ों का दाम दोगुना हो जाता है। 1913 टू 1918 चीज़ों का प्राइस जो है वो डबल हो जाता है। फूड क्रॉप फेल्योर होता है, ड्राउट जैसा कंडीशन होता है, फूड क्राइसिस होती है इंडिया में। इसके अलावा 90 एपिडेमिक्स भी आता है और उन इन सब चीज़ों के बावजूद वो गवर्नमेंट जो वॉर में, जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट वॉर में अपना इन्वॉल्व थी और वॉर में वो मस्त थी, कोई किसी तरीके की कोई केयर नहीं कर रही थी और फोर्स रिक्रूटमेंट, ठीक है, जो ज़बरदस्ती लोगों को फौज में बहाल कर करके और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए में लड़ने के लिए भेजा जा रहा था। इन सब चीज़ों के खिलाफ लोगों में नाराज़गी थी, लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। जब लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ये बात कहती है कि चूंकि वॉर का कंडीशन है, इसी वजह से महंगाई और ये सब क्राइसिस का टाइम है, वॉर जैसे ही ख़त्म हो जाएगा ये सब चीज़ नॉर्मल हो जाएगा। जैसे वॉर ख़त्म हुआ लेकिन कुछ भी नॉर्मल नहीं हुआ, लोग फिर से प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो जब लोग फिर से प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं तो ब्रिटेन गवर्नमेंट इंडिया के लोगों की प्रोटेस्ट को दबाने के लिए, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज सबको कम करने के लिए एक कानून लाती है, जिस कानून का नाम होता है रॉलेट एक्ट। ठीक है, रॉलेट एक्ट 1919 में इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली से पास हुआ था, जिसको इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहते हैं। और जब रॉलेट एक्ट पास हुआ तो इंडिया के बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन यूनिलेटरली एक तरफे तरीके से इस एक्ट को पास कर दिया गया। रॉलेट एक्ट में था क्या कि इसमें एक प्रोविज़न था कि ब्रिटिश सोल्जर या ब्रिटिश पुलिस, ब्रिटेन की गवर्नमेंट किसी भी इंडियंस को शक की बुनियाद पर गिरफ्तार कर सकती है। जिसको गिरफ्तार कर लिया गया उसको 2 साल जेल में रहना पड़ेगा, कोई अपील या किसी तरीके की जज, वकील, वकालत नहीं चलेगी। जिसको गिरफ्तार कर लिया गया उसको 2 साल अंदर रहना ही पड़ेगा, जेल के अंदर जो है उसको सज़ा काटना पड़ेगा। तो इसी को, यही था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जब पास किया गया तो इंडिया के बहुत सारे लोग जो है इसका प्रोटेस्ट किए। गांधी जी भी इसको काला कानून कहे और गांधी जी पहली बार इंडिया में ऑल इंडिया सत्याग्रह जो है रॉलेट एक्ट के खिलाफ ही 6 अप्रैल 1919 को जो है वो शुरू किए थे। लेकिन गांधी जी, उससे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि गांधी जी की एंट्री कैसे होती है। तो ये तो गांधी जी का ऑल इंडिया सत्याग्रह था पहला, लेकिन गांधी जी का इससे पहले ही जो रीजनल जो सत्याग्रह था वो शुरू हो चुका था, जो चंपारण सत्याग्रह, खेदा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल सत्याग्रह। तो यहाँ देखिए ये सब हमारा टॉपिक है, इसी सब टॉपिक के थ्रू हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्या है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो हम लोग डिस्कस कर चुके थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में की वजह से इंडिया में क्या क्या सोशियो इकोनॉमिक या पॉलिटिकल कंडीशन एराइज हुआ। एग्जामिनर का ये फेवरेट टॉपिक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, दूसरा देखिए रिटर्न ऑफ गांधी जी फ्रॉम द अफ्रीका। गांधी जी अफ्रीका से कब रिटर्न होते हैं? जनवरी 1915 में गांधी जी अफ्रीका से रिटर्न होते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों पर कंप्लीट डिटेल में वीडियो बना हुआ, अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो तो आप पार्ट वाइज वीडियो जाकर के देख सकते हैं। ये शॉर्ट रिवीजन है कि आप 1 घंटे के अंदर इस चैप्टर को कंप्लीट अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। इसमें भी आपका कुछ पार्ट छूटेगा नहीं, लेकिन आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए और बेहतर समझने के लिए, समझ बनाने के लिए वक्त हो तो आप पार्ट वाइज वीडियो देख सकते हैं। और एग्जाम टाइम शॉर्ट रिवीजन के लिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी है। तो गांधी जी, हम बताते हैं कि गांधी जी 1894 में वो इंडिया से चले गए थे, साउथ अफ्रीका में रह रहे थे। साउथ अफ्रीका में वहाँ गोरे और कालों के बीच जो भेदभाव होता था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, अपार्थाइड सिस्टम, उसके खिलाफ वो लंबी लड़ाई लड़े और फाइनली इंडिया जो है वो 20 साल बाद जनवरी 1915 में इंडिया एंटर करते हैं। जब इंडिया आते हैं गांधी जी तब तक पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट
मोस्ट पॉपुलर हो चुके थे, पूरी दुनिया के लोग और इंडिया के लोग जानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले जो उनके पॉलिटिकल गुरु थे वो उनको इन्वाइट करते हैं इंडियन पॉलिटिक्स में कि यहाँ के लोगों के लिए की कंडीशन को देखने के लिए और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ मूवमेंट शुरू करने के लिए। तो गांधी जी कहते हैं, और गांधी जी और गोपाल कृष्ण गोखले जो कि पॉलिटिकल गुरु थे, दोनों के बीच ये बात होती है कि पहले हम ऑल ओवर इंडिया घूमेंगे, यहाँ के लोगों की हालात देखेंगे, क्योंकि गांधी जी पिछले 20 सालों से इंडिया में नहीं थे, वो अफ्रीका में थे। तो यहाँ के हालात देखेंगे, उसके बाद ही वो नेशनल मूवमेंट में कोई कदम उठाएंगे। और गांधी जी निकल जाते हैं पूरे जो है भारत की जो है जर्नी पर, यहाँ के लोगों की जो है हालात का जायज़ा लेने के लिए। और उसी सब दौरान 1916 में कांग्रेस का एनुअल सेशन था, ठीक है, जो लखनऊ में होना था। वहाँ पर गांधी जी एनुअल सेशन में शिरकत करते हैं। और जब वहाँ पर गांधी जी एनुअल सेशन में जाते हैं तो कुछ चंपारण से कुछ लोग आए हुए थे, जो राजकुमार शुक्ला जो एक पीजेंट होते थे चंपारण बिहार के, जो इंडिगो की कल्टीवेशन से अफेक्टेड थे, वो गांधी जी से मिलते हैं और गांधी जी को इन्वाइट करते हैं चंपारण मूवमेंट के लिए। गांधी जी वहाँ चंपारण मूवमेंट के लिए जाते हैं 1917 में, वहाँ के किसानों के लिए आंदोलन करते हैं, सत्याग्रह करते हैं। गांधी जी का इंडिया में पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था। गांधी जी का पहला सत्याग्रह अगर पूछा जाए तो वो अफ्रीका में था, क्योंकि इंडिया से पहले अफ्रीका में सत्याग्रह कर चुके थे। लेकिन इंडिया में गांधी जी का पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह क्या था? तो चंपारण में किसानों को इंडिगो की कल्टीवेशन करने के लिए ब्रिटिश प्लांटेशन जो ब्रिटिश प्लांटेशन ऑनर्स इन लोगों को फोर्स किया करते थे। 3 कठिया सिस्टम था। 3 कठिया सिस्टम इंडिगो की प्लांटेशन से जुड़ा था कि अगर आपके पास 20 पार्ट ज़मीन है तो उसका मिनिमम 3 पार्ट पर आपको इंडिगो की कल्टीवेशन करनी पड़ेगी। इन सब चीज़ों को लेकर के जो वहाँ के पीजेंट परेशान थे, गांधी जी को इन्वाइट करते हैं राजकुमार शुक्ला। गांधी जी वहाँ जाते हैं और वहाँ की पीजेंट के लिए सत्याग्रह शुरू करते हैं। और फाइनली जो वहाँ के इंडिगो प्लांटेशन की वजह से जो पीजेंट के साथ एक्सप्लॉयटेशन होता था उसको ख़त्म करवाते हैं। ये 1917 की बात है। इसके बाद गांधी जी का दूसरा जो रीजनल सत्याग्रह था चंपारण के बाद, वो खेदा सत्याग्रह था। खेदा जो एक गांव है गुजरात में, वहाँ पर किसानों का जो फसल नुकसान हो गया था कीड़ा लगने की वजह से, लोगों की हालत जो अच्छी नहीं थी, वो टैक्स पे करने लायक नहीं थे, तो वो लोग गांधी जी को इनवाइट करते हैं। लेकिन अंग्रेज़ी हुकूमत उनकी टैक्स जो है या रेवेन्यू माफ़ करने के लिए तैयार नहीं थी। तो उन लोगों को तब तक गांधी जी के बारे में पता चल चुका होता, वो लोग गांधी जी को इन्वाइट करते हैं और गांधी जी उन लोगों के लिए सत्याग्रह करते हैं। और गांधी जी उन लोगों की बात भी जो है अंग्रेज़ों को से मनवा लेते हैं, उन लोगों का टैक्स भी या रेवेन्यू जो है वो माफ़ करवा देते हैं। उसके बाद गांधी जी का तीसरा सत्याग्रह है अहमदाबाद मिल सत्याग्रह। अहमदाबाद में कपड़े की फैक्ट्री थी। उस कपड़े की फैक्ट्री में वो कपड़ों का प्रोडक्शन होता था। बहुत सारे जो मजदूर वहाँ पर काम करते थे। वहाँ पर प्लेग फैल गया। प्लेग फैलने वाली बीमारी होती है, ठीक है। तो वहाँ पर बीमारी फैल गई, जिस वजह से लोग वहाँ से जा रहे थे। तो अंग्रेज़ों ने या जो फैक्ट्री ऑनर्स जो कि एक ब्रिटिशर्स हुआ करता था, उन लोगं को कहता है कि जो लोग अभी हमको प्रोडक्शन में मदद करेगा, हम उसको जो सैलरी दोगुना डबल कर करके देंगे। लेकिन जब सैलरी देने की वक्त आई तो इन लोगों को जो है 10-20% ही बढ़ा करके 20% बढ़ा करके दिया जा रहा था। तो जितने भी जो वर्कर्स थे, फैक्ट्री वर्कर्स थे, मिल वर्कर्स थे, वो लोग प्रोटेस्ट पर बैठ जाते हैं। गांधी जी को इनवाइट करते हैं। गांधी जी उन लोगों के लिए जो है प्रोटेस्ट करते हैं। गांधी जी का इंडिया में पहला फास्ट एंड टू डेथ अहमदाबाद मिल सत्याग्रह था। गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठते हैं। गांधी जी के साथ बहुत सारे जो मजदूर थे, फैक्ट्री और वर्कर्स थे, लेबरर्स थे, वो लोग भी फास्ट एंड टू डेथ पर बैठते हैं। और फाइनली जो है गांधी जी जो इन मजदूरों की बात होती है और उसको अंग्रेज़ों से मनवा लेते हैं और 35% इन लोगों का जो है बोनस के साथ इनकी सैलरी जो है वो अंग्रेज़ जो ब्रिटिश फैक्ट्री ऑनर्स थे वो एग्री होते हैं। 35% सैलरी इंक्रीज कर करके जो है वो उनको पेमेंट करते हैं। तो ये तीनों जो सत्याग्रह था गांधी जी का लोकलाइज सत्याग्रह था। यहाँ देखिए, चंपारण सत्याग्रह 1917, खेदा सत्याग्रह ये भी 1917 और अहमदाबाद सत्याग्रह 1918, ठीक है। तो ऐसे ही है, आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ देखिए, जो रॉलेट एक्ट के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, रॉलेट एक्ट के बारे में। अब गांधी जी का ये चंपारण और अहमदाबाद और खेदा ये तीनों रीजनल सत्याग्रह था, लोकलाइज सत्याग्रह किसी एक पर्टिकुलर रीजन में था। गांधी जी किसी बड़े आंदोलन की तलाश में थे। जब रॉलेट एक्ट पास होता है, जो रॉलेट एक्ट कानून पास होता है, तो रॉलेट एक्ट के खिलाफ गांधी जी इंडिया में पहला ऑल इंडिया सत्याग्रह
शुरू करते हैं। और ये गांधी जी 6 अप्रैल 1919 को शुरू करते हैं। तो जब ये रॉलेट सत्याग्रह शुरू हुआ, लेकिन रॉलेट सत्याग्रह 6 अप्रैल को शुरू हुआ, लेकिन रॉलेट सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के आइडियाज़ को, सत्याग्रह और नॉन वायलेंस को लोगों ने बहुत अच्छे से नहीं समझा, इसीलिए अंग्रेजी हुकूमत को वो ओपनली रेजिस्ट किया। जहाँ पर पुलिस स्टेशन हो या किसी तरीके के ब्रिटिश सिंबल हो तो लोग तोड़ फोड़ किए, जिस वजह से ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन लोगों पर रिप्रेसिव तरीके से, जालिमाना तरीके से इन लोगों पर के मूवमेंट को सप्रेस करने का कोशिश किया। अलग अलग जगहों पर लाठी चार्ज हुआ, लोगों को रेंगवाए गए, बहुत सारे लोगों को वो ब्रूटली ब्रिटिश गवर्नमेंट इन लोगों के साथ जो है पेश आई। ठीक है, जिस वजह से देखा गया गांधी जी कुछ दिनों के अंदर ही रॉलेट सत्याग्रह को वापस ले लिए और गांधी जी कहे कि एक बहुत बड़ा जो है ब्लंडर हो गया, हिमालयन जैसा ब्लंडर हो गया, बहुत बड़ा ब्लंडर। लेकिन ये जो सत्याग्रह था, रॉलेट सत्याग्रह, पंजाब में जो हो रहा था, तो पंजाब में वो पीसफुल सत्याग्रह था। वहां पर 2 बड़े लीडर की गिरफ्तारी हो चुकी थी जो रॉलेट एक्ट के अंदर, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की, जो कि पंजाब के अमृतसर में उसका पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था। उस पीसफुल प्रोटेस्ट में एक दिन जो 13 अप्रैल 1919 को, जो कि बैसाखी का दिन होता है, छुट्टी का दिन था, तो लोग जो है जालियांवाला बाग में वहां पर पीसफुली प्रोटेस्ट करने के लिए इकट्ठा हुए थे। जनरल डायर पहले से एंटीसिपेट करके, अंदाजा लगा करके, चूंकि छुट्टी का दिन था तो उसको इस बात का अंदाजा था कि लोग यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए आ सकते हैं, तो पहले से ये एंटीसिपेट कर करके वहां पर कर्फ्यू लगा दिए थे। एक कर्फ्यू लगा दिया था लोग दूर दराज से वहां पर पीसफुली प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे। लोगों को ये नहीं पता था कि यहाँ पर पहले से कर्फ्यू लगा हुआ है। जनरल डायर को पता लगता है कि लोग जालियांवाला बाग में वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जनरल डायर अपनी पूरी फौज के साथ जाता है। जालियांवाला बाग में एक ही एंट्री थी, एक ही गेट थी, बाकी बड़े बड़े दीवार थे। तो वहाँ पर जिस एंट्री के तरफ से जनरल डायर पूरी फौज के साथ खड़ा हो जाता है और बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी लोगों को मौका दिए, वो लोगों पर, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे लोगों पर वो ओपन जो गोली चलवा देता है, जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। और इसी इंसिडेंट को जो जालियांवाला बाग इंसिडेंट कहा जाता है। तो यहाँ देखिए रॉलेट सत्याग्रह हो गया। रॉलेट सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी का इंडिया में ये पहला ऑल इंडिया सत्याग्रह था। इसके बाद ये जालियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ। और जालियांवाला बाग इंसिडेंट जब हुआ तो इसमें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का कहना 350 या 375 मतलब 350 लोग के करीब अबाउट मारे गए। और इसके बाद जालियांवाला बाग इंसिडेंट का पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा आलोचना हुआ। ठीक है, और इंडिया में भी आलोचना हुआ। गांधी जी को जो अंग्रेजी हुकूमत की तरफ से, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से कैसर हिंद का टाइटल्स मिला हुआ था, गांधी जी वो वापस कर देते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को। और रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड का अवार्ड मिला हुआ था, रविन्द्रनाथ टैगोर भी नाइटहुड अवार्ड वापस कर देते हैं। और इस तरीके से जब बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होता है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट एक कमीशन अपॉइंट करती है। इस कमीशन का नाम होता है हंटर कमीशन। हंटर कमीशन का ये काम था कि जालियांवाला बाग इंसिडेंट में जनरल डायर की कितनी गलती थी, जनरल डायर की गलती थी या नहीं थी, इन सब चीज़ों पर इंक्वायरी करना और रिपोर्ट जमा करना। और हंटर कमीशन अपनी रिपोर्ट में ये पाती है कि जनरल डायर की गलती थी और जनरल डायर को यहाँ से नौकरी से निकाल करके भेज दिया जाता है लंदन, जो नौकरी से निकाल करके वापस भेज दिया जाता है। तो ये जालियांवाला बाग इंसिडेंट या उससे रिलेटेड चीज़ें थी। अब आगे जो इंडियन नेशनल मूवमेंट का एक्टिविटीज़ है वो की जो खिलाफत मूवमेंट है। तो खिलाफत मूवमेंट क्या था? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 2 ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ के बीच लड़ी गई थी, 2 अलायंसेस के बीच, एलाइड पावर और सेंट्रल पावर। एलाइड पावर में ब्रिटिश थी और फ्रांस थी, इसके अलावा हम देखते हैं यूएसए थी, यूएसएसआर थी, ऑस्ट्रिया वगैरह ये सब कंट्रीज थी। दूसरी तरफ जर्मनी, इटली, जापान और तुर्की थी। तो दोनों वर्ल्ड वॉर में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर, दोनों वर्ल्ड वॉर में एलाइड पावर की जीत हुई। मतलब ब्रिटेन जो पार्टी थी, ब्रिटेन के अलायंसेस की जीत हुई थी और सामने तुर्की जो कि सेंट्रल पावर के ग्रुप में था तो उसकी हार हुई थी। तो ब्रिटेन गवर्नमेंट तुर्की पर एक ह्यूमिलिएशन ट्रीटी साइन कर रही थी, ह्यूमिलिएशन ट्रीटी इम्पोज कर रही थी, जो वो ये ट्रीटी था कि उससे पहले जो तुर्की में ऑटोमन अम्पायर था, जिसका लीडर हुआ करता था, जिसको खलीफा कहा जाता था, खलीफा मुसलमानों का एक सरदार हुआ करता था, एक सिंबॉलिक हेड हुआ करता था। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ये फैसला लेती है कि अब जो है
इसको खलीफा जो डेजिग्नेशन है उसको ख़त्म किया जाएगा, वहाँ पर डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शन करवाया जाएगा और चुनी हुई गवर्नमेंट जो है डेमोक्रेसी कायम होगी। पूरी दुनिया के लोगों को ब्रिटिश का ये डिसीज़न, जो अंग्रेज़ों का ये फैसला था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो फैसला था, पूरी दुनिया के मुसलमानों को ये बात ख़राब लगता है। पूरी दुनिया के मुसलमान ब्रिटिश के इस फैसले का जो खिलाफ जो प्रोटेस्ट करते हैं, और उसी सब प्रोटेस्ट में से एक प्रोटेस्ट इंडिया में भी हो रहा था। जो इंडिया के मुस्लिम थे वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये जो फैसला था कि खलीफा जो डेजिग्नेशन है उसको ख़त्म किया जाएगा और वहाँ इलेक्शन वगैरह करवाया जाएगा, इस चीज़ को। तो इंडिया में जो उस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे, तो जो दो मुस्लिम भाई थे, शौकत अली और मोहम्मद अली, जिसको अली ब्रदर्स के नाम से जानते हैं। तो खिलाफत मूवमेंट यही था, और खिलाफत मूवमेंट में मुस्लिम लोग जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जो ऑटोमन एम्पायर हार गया था और ब्रिटिशर्स ऑटोमन एम्पायर पर एक ट्रीटी साइन इम्पोज कर रहा था, जो ह्यूमिलिएशन ट्रीटी था, जिसमें था कि खलीफा के डेजिग्नेशन को ख़त्म किया जा रहा है। तो पूरी दुनिया के मुसलमान इसी बात को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे थे, और इसी प्रोटेस्ट को हम खिलाफत मूवमेंट कहते हैं। अब देखिए, जब खिलाफत मूवमेंट चल रहा था, तो खिलाफत मूवमेंट के अंदर गांधी जी को एक चीज़ समझ में आती है कि मुस्लिम लोग किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ। यहाँ के ज़्यादातर लोगों की शिकायत किस चीज़ से को लेकर के, किससे शिकायत है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को लेकर के। तो इनको, गांधी जी को एक बात समझ में आता है, गांधी जी का ये आइडिया होता है कि अगर हिंदू और मुस्लिम एक साथ, चूँकि मुस्लिम भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यहाँ के बाकी लोग भी जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो क्यों नहीं एक साथ हिंदू मुस्लिम यूनाइट होकर के एक यूनाइटेड स्ट्रगल लॉन्च किया जाए, जिसको खिलाफत मूवमेंट और नन कॉपरेशन मूवमेंट कहा गया। गांधी जी नन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करना चाहते थे, खिलाफत मूवमेंट ऑलरेडी पहले से ही चल रहा था, तो इसीलिए इस मूवमेंट को खिलाफत नन कॉपरेशन मूवमेंट कहा गया। ठीक है, तो देखिए, गांधी जी खिलाफत नन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों शुरू किए थे, क्योंकि वो चाहते थे हिंदू मुस्लिम एकजुट होकर के एक यूनाइटेड स्ट्रगल शुरू की जाए, और जिसके वजह से एक यूनाइटेड स्ट्रगल होगा तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो है फर्क पड़ेगा। तो इस चीज़ के लिए गांधी जी को नन कॉपरेशन का आइडिया आया कहाँ से, तो गांधी जी 1909 में एक बुक लिखे थे, हिंद स्वराज। जिस हिंद स्वराज में गांधी जी ये बात लिखे थे कि अंग्रेज़ों ने 200-250 सालों तक हुकूमत करने में इसलिए कामयाब हो गया क्योंकि यहाँ के लोगों ने अंग्रेज़ों को हुकूमत करने में अलग अलग तरीके से कॉपरेट किया, उसके यहाँ नौकरी किए, उसकी जो है बातों को माने, उसकी फ़ौज में नौकरी किए, उनके ऑर्डर्स को माने। अगर इंडिया के लोग अंग्रेज़ों को या ब्रिटिश गवर्नमेंट को उसकी हुकूमत में कॉपरेट नहीं करे तो ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़ करके जाने पर मजबूर हो जाएगा, और जब ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ करके जाने पर मजबूर हो जाएगा तो यहाँ के लोगों को स्वराज हासिल हो जाएगा, मतलब यहाँ के लोगों को हुकूमत वापस मिल जाएगी, वो लोग खुद से हुकूमत करना, राज करना शुरू कर देंगे। तो ये गांधी जी का आइडिया था जो है स्वराज का। और 1920 में नागपुर के कांग्रेस के एनुअल सेशन में ये फैसला लिया जाता है कि खिलाफत नन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च की जाएगी, और वो जनवरी 1921 से नन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हो जाता है। नन कॉपरेशन मूवमेंट को लीड कर रहे होते हैं गांधी जी। ठीक है, तो नन कॉपरेशन मूवमेंट को लेकर के, ये नन कॉपरेशन मूवमेंट में जो कहा गया कि अगर हम ब्रिटिशर्स को कॉपरेट करना बंद कर दें तो ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ करके जाने पर मजबूर होगा और इंडिया के लोगों को स्वराज हासिल मिल जाएगा। तो स्वराज के मीनिंग को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से लिया, और इसी वजह से देखते हैं कि नन कॉपरेशन मूवमेंट का जो कोर्स था, नन कॉपरेशन मूवमेंट का जो प्रोग्राम था, वो शहरों में अलग था, गाँव में अलग था। इसके अलावा जो आदिवासी लोगों ने अलग तरीके से समझा। इसके अलावा हम देखते हैं जो प्लांटेशन वर्कर्स था उसको अलग, वो इसको अलग तरीके से लिए, पीजेंट अलग तरीके से लिए। तो अलग अलग तरीके से जो है आइडिया ऑफ स्वराज वॉज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट सेक्शन ऑफ पीपल। जैसे शहर के लोग जो थे, शहर के लोग जो क्या किए, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो भी लोग नौकरी करते थे वो सब रेजिग्नेशन दे दिए। जो स्कूल कॉलेजेस में जो लोग पढ़ते थे वो लोग रेजिग्नेशन दे दिए, स्कूल कॉलेज जाना छोड़ दिए। ब्रिटिश अदालत में जो लोग नौकरी करते थे वो सब जाना छोड़ दिए। जितने भी लोग थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट से रिलेटेड थे वो किसी न किसी तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट को बायकॉट करते हैं। ब्रिटिश गुड्स को बायकॉट की जाती है। यहाँ पे जो ब्रिटेन मेड जो क्लोथ थे उसको जो है पब्लिक बोनफायर में जला दिया जाता है। जो ब्रिटेन के जो विदेशी जो शराब थे, लिकर्स थे, उसको जो है पिकेटेड किया जाता है। तो अलग अलग तरीके से ब्रिटिश सिंबल्स को बायकॉट की जाती है शहर में। इस तरीके से था। जो स्टूडेंट थे, इसके अलावा टीचर्स थे, वो सब कॉलेज जाना छोड़ देते हैं। जो बाकी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में अलग अलग तरीके से नौकरी कर रहे थे, चाहे वो सोल्जर थे, चाहे वो प्यून थे, या कोई अदालत में नौकरी कर रहे थे, उन सब चीज़ों को बहिष्कार करते हैं, उन सब चीज़ों को बायकॉट करते हैं। ब्रिटेन मेड क्लॉथ को बायकॉट किया जाता है। और भी
टैक्स जो पे करना था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को, उन सब चीज़ों को जो है वो बायकॉट किया जाता है, जो लीकर्स को जो है वो भी पिकेटेड किया जाता है। तो ये सब चीज़ अलग अलग तरीके से शहर में था। गांव में क्या था, गांव में पीजेंट जो है अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं और जो टैक्सेस वगैरह है वो टैक्सेस पे करना बंद कर देते हैं। और फिर हम देखते हैं आदिवासी जो वर्कर्स थे, जो ट्राइबल्स लोग थे, वो ट्राइबल्स लोग जो फॉरेस्ट लॉ था उसको फॉरेस्ट लॉ को वायोलेट करते हैं, फॉरेस्ट लॉ को मानने से बंद कर देते हैं। आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू, ठीक है, वो जो है ट्राइबल मूवमेंट को लीड कर रहे थे। फिर ओध किसान सभा जो है लखनऊ में बनाई गई थी, जिसमें बाबा रामचंद्र उसको लीड कर रहे थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे। बाकी हम प्लांटेशन वर्कर्स में देखते हैं, प्लांटेशन वर्कर्स लोगों में ये एक उनका ये आइडिया था कि गांधी जी बोले हैं कि अगर हम अंग्रेज़ों को कॉपरेट करना बंद कर दें तो अंग्रेज़ 1 साल के अंदर इंडिया छोड़ करके चले जाएंगे। जब वो लोग इंडिया छोड़ करके चले जाएंगे तो यहाँ के लोगों को स्वराज वापस मिल जाएगा। तो गांधी जी की जब हुकूमत आ जाएगी, गांधी जी को जब स्वराज मिल जाएगा तो गांधी जी की हुकूमत होगी और गांधी जी सभी को गाँव में हम लोगों को ज़मीन वगैरह सब देंगे और हम लोग ज़मीन वहीं पर गाँव में खेती बाड़ी वगैरह सब करेंगे, कल्टिवेशन करेंगे। अब जो है प्लांटेशन में काम करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। प्लांटेशन एरिया में जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उन लोगों के साथ एक कानून था कि प्लांटेशन एरिया से बाहर नहीं जा सकते वो लोग विदाउट परमिशन, और परमिशन इन लोगों को रियरली मिलता। और ये लोग जो नन कॉपरेशन मूवमेंट के कॉल पर ये लोग वहाँ से प्लांटेशन एरिया छोड़ करके वो घर की तरफ मूव करने लगते हैं। रास्ते में पुलिस इनको पकड़ती है और इसको पीटती है और पकड़ करके दोबारा ले जाती है। तो हम देखते हैं नन कॉपरेशन मूवमेंट में जो स्वराज का आइडिया था अलग अलग लोगों का अलग अलग था, ठीक है, और नन कॉपरेशन मूवमेंट का जो प्रोग्राम भी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग था। तो क्या देखते हैं, आइडिया ऑफ स्वराज फॉर डिफरेंट सेक्शन ऑफ पीपल, कोर्स ऑफ नन कॉपरेशन मूवमेंट, कि शहरों में कैसा था, गांव में कैसा था, गांव में पीजेंट सब टैक्स वैक्स पे करना बंद कर देते हैं और प्लांटेशन वर्कर्स, ट्राइबल्स, इन लोगों का अलग अलग था। तो इसको ऐसे लिखना। अब देखिए चौरी चौरा इंसिडेंट है। चौरी चौरा इंसिडेंट क्या था, तो चौरी चौरा इंसिडेंट एक हादसा हुआ था। कहाँ, यूपी के गोरखपुर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर एक चौरी चौरा गांव है। ये हादसा था जो नन कॉपरेशन मूवमेंट से जुड़ा हुआ था। नन कॉपरेशन मूवमेंट जनवरी 1921 से शुरू हुआ था और 1 साल से ज़्यादा होने जा रहा था नन कॉपरेशन मूवमेंट। चौरी चौरा गांव में लोग प्रोटेस्ट करने के लिए जा रहे थे। जो नन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान ही वो नन कॉपरेशन मूवमेंट का ही प्रोटेस्ट था। लोग जुलूस निकाले थे। जो ब्रिटिशर्स पुलिस थी वो इन जुलूस को रोकती है। दोनों पुलिस और लोगों में भिड़त होती है, पुलिस लाठीचार्ज करती है। गुस्साई भीड़ जो पुलिस को दौड़ा देती है, पुलिस स्टेशन में घुसते हैं। गुस्साई भीड़ जो पुलिस स्टेशन को आग लगा देती है, जिसमें 22 पुलिस वाले और 5 सिविलियन मारे जाते हैं। इसी को जो चौरी चौरा इंसिडेंट कहते हैं। चौरी चौरा इंसिडेंट 5 फरवरी 1922 को हुआ और जब चौरी चौरा इंसिडेंट होता है 22 पुलिस वाले मारे जाते हैं। गांधी जी इस इंसिडेंट को कंडेम करते हैं, इसकी मजम्मत करते हैं, इस पर नाराज़गी जताते हैं और 7 दिन के बाद गांधी जी नन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लेते हैं। गांधी जी का मानना था कि गांधी जी का आइडिया था सत्याग्रह और नन वायलेंस का, लेकिन लोग वायलेंस पर जो है वो फिर से उतारू हो गए। लोग वायलेंस किए थे और गांधी जी बहुत चालाकी से नन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लेते हैं। गांधी जी को ये बात पता था कि इस वजह से ब्रिटिशर्स को एक बहाना मिल जाएगा कि यहाँ के लोगों पर जुल्म करने का। इसी वजह से गांधी जी नन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लेते हैं। तो 5 फरवरी 1922 को 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था और 12 फरवरी 1922 को गांधी जी नन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लेते हैं। तो गांधी जी जब नन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस लेते हैं तो गांधी जी कहते हैं कि अभी लोग बड़े आंदोलन के लिए तैयार नहीं हैं। लोग सत्याग्रह और नन वायलेंस हम क्यों कह रहे हैं, इसका क्या मतलब है, इसकी क्या खासियत है और इससे क्या फ़ायदा होगा, लोग इसका मतलब नहीं समझ रहे हैं। तो पहले हम लोगों को ट्रेंड करेंगे, उसके बाद एक बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। तब तक गांधी जी यहाँ के लोगों के लिए कंस्ट्रक्टिव वर्क जो है वो करना शुरू कर देते हैं। गांधी जी का कंस्ट्रक्टिव वर्क का मतलब क्या था, तो गांधी जी का कंस्ट्रक्टिव वर्क का मतलब था कि इंडिया में और भी जो बहुत सारी बुराइयां थी उन सब चीज़ों को दूर करना। जैसे जो धर्म के बेसिस पर लोग बटे हुए थे, कास्ट के बेसिस पर लोग बटे हुए थे। धर्म के बेसिस पर कैसे बटे हुए थे, तो हिंदू मुस्लिम और भी अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग बटे हुए थे। कास्ट के बेसिस पर बटे हुए थे, अपर कास्ट के लोग लोअर कास्ट के लोगों के साथ जुल्म ज्यादती करते थे, दलित लोगों के साथ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की जाती थी। तो गांधी जी सोसाइटी के अंदर खुद ही जो एक वाइड
वाइड था, एक गैप था, उन सब चीज़ों को ख़त्म करना चाहते थे। और इसी वजह से गांधी जी कहे कि पहले हम यहाँ के लोगों को तैयार करेंगे, यहाँ के लोगों को ट्रेंड करेंगे, तब हम फिर बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। फिर इसी सब दौरान लोगों को आइडिया ऑफ सत्याग्रह का आइडिया, नॉन वायलेंस का आइडिया, इन सब चीज़ों का फ़ायदा हम बताएंगे। जब लोग ट्रेंड हो जाएंगे तब बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। लेकिन इसी सब में जब देखा गया कि जैसे ही गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लेते हैं तो कांग्रेस के अंदर ही लोग दो ग्रुप में बढ़ जाते हैं। एक ग्रुप ऑफ पीपल वो होता है जो चाहता है कि जब तक गांधी जी कंस्ट्रक्टिव वर्क करेंगे या किसी कोई बड़ा आंदोलन नहीं शुरू करेंगे तब तक हम लोग जो लेजिस्लेटिव असेंबली का जो है जो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, गवर्नमेंट का पार्ट बनेंगे, इलेक्शन जीत करके जो असेंबली में जाएंगे और ब्रिटिश गवर्नमेंट का पार्ट रह करके ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर से ही ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रोग्राम और पॉलिसीज़ को हम क्रिटिसाइज करेंगे, उसकी कमियों खामियों को उजागर करेंगे। तो और कुछ ग्रुप ऐसे थे जो गांधी जी के साथ रहना चाहते थे, मतलब गांधी जी के साथ कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम में वो हिस्सा लेना चाहते थे। तो हम देखते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के वापस लेने के बाद, चौरी चौरा हादसे के बाद जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया गया तो कांग्रेस में ही दो ग्रुप में लोग बटे रहते हैं। एक को प्रो चेंजर कहा जाता है, जो बदलाव चाहते थे, जो काउंसिल एंट्री कर करके गवर्नमेंट का पार्ट बनना चाहते थे और गवर्नमेंट के अंदर से गवर्नमेंट की प्रोग्राम पॉलिसीज़ को प्रोटेस्ट करना चाहते थे, जो अपोज करना चाहते थे और कमियों खामी को उजागर करना चाहते थे। दूसरा ग्रुप था नो चेंजर, मतलब गांधी जी जैसा चाह रहे हैं, गांधी जी जैसा करेंगे, हम लोग भी गांधी जी के साथ वैसा ही काम करेंगे। तो प्रो चेंजर नो चेंजर ये ग्रुप था। प्रो चेंजर ग्रुप एक नई पार्टी बनाते हैं जिसको स्वराज पार्टी कहा जाता है। स्वराज पार्टी दिसंबर 1922 में बनाया जाता है और स्वराज पार्टी के फाउंडर होते हैं CR दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। तो यहाँ देखिए हम लोग, हाँ देखिए चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ। चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद विड्रॉल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया जाता है। कब? 12 फरवरी 1922 को विड्रॉ कर लिया जाता है। और चौरी चौरा इंसिडेंट कब होता है? 5 फरवरी 1922 को होता है। ठीक है, इसके बाद स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन होता है। स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन स्वराज पार्टी का फाउंडेशन दिसंबर 1922 में होता है और इसके फाउंडर कौन थे? CR दास और मोतीलाल नेहरू। CR दास और मोतीलाल नेहरू थे, ये दोनों इसके फाउंडर हैं। ठीक है, तो प्रो चेंजर ग्रुप की पार्टी था। अब देखिए कांग्रेस के अंदर जो दो ग्रुप था, प्रो चेंजर और नो चेंजर, ये दोनों अलग अलग नहीं था। ठीक है, कांग्रेस के अंदर ही था। ठीक है, ऐसा नहीं था कि जो है ना कांग्रेस से ये लोग अलग हो गए या कांग्रेस से टूट गए। कांग्रेस के अंदर का ही ग्रुप था विद इन अ कांग्रेस। ये जो स्वराज पार्टी थी वो कांग्रेस का ही पार्ट थी। अब हम लोग इस तरफ देखते हैं, दूसरी तरफ आइए। अब देखिए रिफॉर्म एंड कंस्ट्रक्टिव वर्क ऑफ गांधी जी एंड नो चेंजर, मतलब नो चेंजर क्या करते हैं। ठीक है, तो रिफॉर्म एंड कंस्ट्रक्टिव वर्क ऑफ गांधी जी क्या था। तो गांधी जी इस बीच जो है 1922 के बाद से लेकर के अगले मूवमेंट तक वो क्या करते हैं, तो इंडियन सोसाइटी में जो वाइड गैप था, जो लोगों के बीच फ़र्क था, जो भेदभाव था, जो लोगों के बीच जो नाराज़गी थी, उन सब चीज़ों को दूर करके गांधी जी सभी को एक सूत्र से एक जोड़ना चाहते थे और सभी को एकजुट होकर के नया आंदोलन शुरू करना चाहते थे। इस सब दौरान गांधी जी ऑर्गेनाइजेशन भी बनाते हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है हरिजन सेवक संघ। ठीक है, ये दलित लोगों की ऑर्गेनाइजेशन थी, दलित लोगों के लिए बनाए थे, जिनको जो है जिनके साथ जो अपर कास्ट के लोग भेदभाव किया करते थे। तो अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच एक अच्छा वाइड गैप हुआ करता था। गांधी जी इन सब चीज़ों को दूर करना चाहते थे, अपर कास्ट लोअर कास्ट के डिफरेंस को दूर किए, अपर कास्ट के लोगों को भी समझाए और लोअर कास्ट के लोगों को भी समझाए। और ख़ुद भी गांधी जी इस दौरान देखे गए कि बहुत सारे ऐसे जो काम सब किए जिससे जो लोग समझते थे कि ये लोअर कास्ट के लोगों का काम है इस तरीके से, तो काम के साथ जो डिग्निटी था उन सब चीज़ों को ख़त्म किए। खुद भी गरीबों के साथ रहते थे, खुद भी जो है लोगों के साथ गरीबों के जैसा धारण कर जो वो ड्रेस पहनते थे, गरीबों की बोली बोलते थे। तो ये सब जो है जो इस सब फ़र्क को दूर करके गांधी जी लोगों को एकजुट किए, तो ये देखा जाता। तो हरिजन सेवक संघ ये ऑर्गेनाइजेशन गांधी जी की बनाई हुई थी। हरिजन मतलब होता है बिलव्ड ऑफ गॉड, बिलव्ड ऑफ गॉड, गॉड का प्यारा। ठीक है, तो किनको कहे गांधी जी बिलव्ड ऑफ गॉड? तो दलित लोगों को कहे जो बिलव्ड ऑफ गॉड। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, हम एग्जाम में एक जगह देखें, लेकिन 12 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो याद रखना है हरिजन सेवक संघ गांधी जी फाउंडेशन किए थे। और ऐसे ही जो दलित लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती को जो है दलित लोगों के साथ जो शोषण होता था उन सब चीज़ों को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, उसकी सोसाइटी में रिफॉर्म के लिए जो है BR अम्बेडकर साहब भी ऑर्गेनाइजेशन बनाए थे जिसका नाम है डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन
कमीशन ये बी आर अम्बेडकर साहब बनाए थे। अब गांधी जी इस सब दौरान 1922 से देखा जाता है 1928-29 तक यही सब कंस्ट्रक्टिव वर्क वगैरह सब करते हैं, और उसके बाद गांधी जी एक बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे, सॉल्ट सत्याग्रह, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। लेकिन उसी सब बीच में एक और इवेंट है जिसको हम साइमन कमीशन कहते हैं। साइमन कमीशन था क्या? तो देखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट टाइम टू टाइम, ब्रिटिश की पार्लियामेंट जो है वहाँ से इंडिया के लिए कोई ना कोई कानून पास करता था, और जिस कानून के हिसाब से इंडिया में वह उसी कानून के हिसाब से इंडिया में हुकूमत की जाती थी। 1909 में कानून पास हुआ जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 कहा गया। फिर 1919 में कानून पास हुआ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कहा जाता है, या मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो कानून पास हुआ था 1919 में, तो यहाँ के लोगों ने बहुत ज़्यादा उसका प्रोटेस्ट किया था, क्योंकि यहाँ के लोगों को वैसी उम्मीद नहीं थी कि जो है वो ऐसा कानून आएगा, लोगों के खिलाफ था, लोग जैसा उम्मीद कर रहे थे वैसा कानून था नहीं। तो लोग प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के खिलाफ। तो यहाँ तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ये बात कहती है कि ये कानून तब तक फंक्शन करने देने के लिए हम इस कानून की 10 साल बाद समीक्षा करेंगे, हम इसकी जो है जांच करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, और जो अगर ये कानून अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा होगा तो जो भी कमी और खामी है उसको हम उस कानून नेक्स्ट कानून में उसको हम खत्म जो चेंजेस कर देंगे। तो इसी सब पर्पज से जो 8 साल बाद 1927 में एक कमीशन बनाई जाती है, कहाँ? ब्रिटेन में लंदन में कमीशन बनाई जाती है, जिस कमीशन का काम होता है कि इंडिया आना और इस बात की इंक्वायरी करना, जो इस बात की जांच करना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में क्या क्या कमी और खामी है, वो अच्छे से फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है, या उसमें क्या क्या बदलाव की ज़रूरत है। उसके लिए लंदन में एक कमीशन बनाई जाती है। इसको एक वर्ड में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म भी कहा जाता है, और बुक में भी ऐसा ही लिखा हुआ है कि साइमन कमीशन क्यों अपॉइंट की गई थी? कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म मतलब होता है नए कानून में बदलाव के लिए। तो नए कानून 10 साल बाद आने थे, तो 1929 में कानून आना था, तो उससे पहले 1927 में ही लंदन में एक कमीशन बनाई जाती है। इस कमीशन में 7 मेंबर्स होते हैं, और उस कमीशन का चेयरमैन सर जॉन साइमन था, इसीलिए उस चेयरमैन के नाम से साइमन कमीशन इसका नाम रहता है। 7 मेंबर ब्रिटिशियर्स थे, और उसका काम था इंडिया आना और क्या बदलाव की ज़रूरत है नए कानून में, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म को सजेस्ट करना। तो जब साइमन कमीशन इंडिया पहुंचती है तो इंडिया में साइमन कमीशन का बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होता है, साइमन गो बैक के नारे लगाए जाते हैं, और जहाँ जहाँ साइमन कमीशन जाता है उन सब जगहों पर साइमन कमीशन को बड़े प्रोटेस्ट का जो है वो सामना करना पड़ता है। उसी सब आप इंडिया क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे इंडियंस? तो उसके पीछे वजह है, इंडियन लोग इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि साइमन कमीशन में एक भी मेंबर इंडियंस नहीं था। साइमन कमीशन में 7 मेंबर्स थे, लेकिन उस 7 मेंबर्स में थे एक भी इंडियन मेंबर्स नहीं था। तो इंडिया के लोगों का कहना था रिफॉर्म लाना है इंडिया में, और कानून लाना है इंडिया के लिए, और इंडिया के किसी एक भी लोगों की बात आप नहीं रख रहे हैं, तो या किसी एक भी लोगों की बात आप नहीं सुन रहे हैं, तो आपके कमीशन है और आप अपने तरीके से कानून लाएंगे और वो हमारे लिए सूटेबल नहीं होगा। इसीलिए हम साइमन कमीशन का बॉयकॉट करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। साइमन कमीशन जहाँ जहाँ गया प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ा। इसी सब प्रोटेस्ट में से एक प्रोटेस्ट लाहौर में हो रहा था 1928 में, और वहाँ पर साइमन कमीशन के प्रोटेस्ट पर जो प्रोटेस्ट हो रहा था साइमन कमीशन के खिलाफ, तो वहाँ पर लाठी चार्ज हो जाता है, और उस साइमन कमीशन के प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे, कौन लीड कर रहे थे? लाला लाजपत राय, और उस लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है। तो ये साइमन कमीशन और साइमन कमीशन से रिलेटेड इवेंट था। इसके बाद देखते हैं जो साइमन कमीशन ब्रिटेन जाती है, अपनी रिपोर्ट जमा करती है, तो ब्रिटेन की गवर्नमेंट कोई नए कानून को जो इनेक्ट करने से पहले, नए कानून पास करने से पहले इंडियन लोगों की बात सुनने के लिए एक प्रपोजल रखती है, एक मीटिंग बुलाती है, जिस मीटिंग को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहा जाता है, जो कि ब्रिटेन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होना था। और वो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या था? फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में हुआ था, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 31 में हुआ था, थर्ड 32 में हुआ था। तो ये सब डेट आप लोगों को याद रखना। अब यहाँ देखिए है क्या, साइमन कमीशन आई थी, ठीक है, 1927 में लंदन में बनी थी, 1928 इंडिया में पहुंच गई थी। इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होता है, ठीक है, और लाला लाजपत राय की डेथ होती है। साइमन कमीशन जब वहाँ रिपोर्ट जमा करती है, तो उस साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर फिर से इंडियन लोगों की बातों को सुनने के लिए, ठीक है, इंडियन लोगों से सजेशन लेने के लिए, क्योंकि ब्रिटिशर्स को ऐसा लग रहा था कि कहीं कोई कानून पास कर दे और फिर इंडिया के लोगों से मशवरा नहीं लेते हैं। तो साइमन कमीशन पर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ है, नए कानून पर भी प्रोटेस्ट होगा, तो यहाँ के लोगों की बात एक बार एक राय ले लेते हैं। इसके लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। कितना राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था? 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था। 3 में से फर्स्ट 1930, सेकेंड 1932 और थर्ड
1931 और 32। फर्स्ट था 1930, सेकंड 1931 और थर्ड 1932। ठीक है, तो ये 3 प्रोटेस्ट हुआ था, सॉरी 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, 3 सेशन था, 3 अलग अलग सालों में था। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले इंडिया में और भी चीज़ एक साथ हो रहा था। वो क्या था? रिजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज लिया गया। रिजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज क्या था कि जो कांग्रेस का जो एनुअल सेशन था 1929 में, वो लाहौर में हुआ, और उस लाहौर सेशन में कांग्रेस के बाकी लोगों ने, जितने भी कांग्रेस के लीडर्स थे, वो एक इरादा करते हैं कि हमारी अंग्रेज़ों से जो लड़ाई है वो कंप्लीट फ्रीडम की है, हमारी अंग्रेज़ों से लड़ाई कंप्लीट फ्रीडम की है, मतलब उसी को पूर्ण स्वराज कहा गया। मतलब हम अंग्रेज़ों से जो लड़ रहे हैं या हमारी आज़ादी की जो मूवमेंट है, हम अंग्रेज़ों से डोमिनियन स्टेटस नहीं चाह रहे हैं, हम कंप्लीट फ्रीडम चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उससे पहले जो मोतीलाल नेहरू एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश करते हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया के नेचर्स को डोमिनियन स्टेटस कहा जाता है। जैसे आज के डेट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया एक कैसा कंट्री है? सॉवरेन है, सेकुलर है, सोशलिस्ट है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक है। ठीक है, तो मोतीलाल नेहरू जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश करते हैं उसमें इंडिया के नेचर को डोमिनियन स्टेटस कहते हैं। 1928 में नेहरू रिपोर्ट को, उसी को नेहरू रिपोर्ट कहते हैं, 1928 में वो जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उस कॉन्स्टिट्यूशन को कांग्रेस के एनुअल सेशन में जो सबमिट किया जाता है, तो वहाँ पे लोग बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट करते हैं, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू और जो सुभाष चंद्र बोस वगैरह सब थे। ये इस बात का एतराज़ जताते हैं और ये लोग कहते हैं कि अंग्रेज़ों से जो हमारी लड़ाई है वो कंप्लीट फ्रीडम की है। ठीक है, इसी वजह से नेक्स्ट ईयर जो कांग्रेस का सेशन होता है 1929 में लाहौर में वो सेशन होता है, इसका प्रेसिडेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया जाता है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रेसिडेंसी में जो एक रिजोल्यूशन पास की जाती है कि हमारी अंग्रेज़ों से जो लड़ाई है, जो आज़ादी की मूवमेंट है, वो कंप्लीट फ्रीडम की, हम अंग्रेज़ों से कंप्लीट आज़ादी चाहते हैं, पूर्ण जो है वो आज़ादी चाहते हैं, उसी को पूर्ण स्वराज कहा गया। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है पूर्ण स्वराज का रिजोल्यूशन कब और कहाँ पास हुआ? तो 1929 में कांग्रेस के एनुअल सेशन में, जो कि लाहौर में हुआ था, उसके प्रेसिडेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। याद रखिएगा, अलग अलग तरीके से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये पूर्ण स्वराज का रिजोल्यूशन मतलब कंप्लीट फ्रीडम का रिजोल्यूशन 1929 में लाहौर सेशन में, कांग्रेस के एनुअल का सेशन जो लाहौर में था वहाँ पर हुआ था। अब इसी सब बीच में हम देखते हैं तो साथ साथ साइमन कमीशन का प्रोटेस्ट हुआ। साइमन कमीशन जो रिपोर्ट लंदन में जमा की, एनुअल सेशन चल रहा था। अब गांधी जी जो 1922 में कहते कि जब भीड़ तैयार हो जाएगी, ठीक है, जब यहाँ के लोग तैयार हो जाएंगे, यहाँ के लोग अगर जब समझने लगेंगे कि सत्याग्रह क्या है और नॉन वायलेंस के लिए गांधी जी सत्याग्रह या नॉन वायलेंस के लिए गांधी जी बार बार क्यों एम्फेसाइज कर रहे थे, तो जब लोग समझ जाएंगे तो हम एक बड़ा आंदोलन फिर से शुरू करेंगे। अब गांधी जी के लिए वो टाइम आ चुका था एक बड़ा आंदोलन करने का। लेकिन उससे पहले हम आप लोगों को बता देते हैं, ये पहले भी प्रीवियस ईयर में भी 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है कि सत्याग्रह क्या था। तो सत्याग्रह हम आपको बताते हैं, ये गांधी जी का आइडिया था, गांधी जी का आइडियोलॉजी था, जो इस बात पर जोर देता था कि अगर हम सच पर हैं, अगर हम हक पर हैं, हमारी लड़ाई हक और सच की है, तो उसको बिना हिंसा के भी जीती जा सकती है। उसके लिए हिंसा पर रिस्टोर होना, हिंसा पर उतरने की ज़रूरत नहीं है। जो गलत करने वाले हैं हम उसको बार बार उसको बताएं, ठीक है। अब हम सच पर रहेंगे तो गलत करने वाले को आज न कल इस बात का रियलाइजेशन हो जाएगा। जब वो उसको हम रियलाइज़ करवा देंगे तो वो गलत जो है करना छोड़ देगा। तो हम फिर से बता रहे हैं, गांधी जी का एक आइडियोलॉजी था जो इस बात पर जोर देता था, अगर हम सच पर हैं, इफ़ वी आर ट्रू एंड फाइटिंग फॉर द ट्रू, ठीक है, तो अगर हम सच पर हैं, अगर हमारी लड़ाई सच और हक की है, तो उसके लिए हम उस लड़ाई को विदाउट वायलेंस भी हम जीत सकते हैं। वी कैन विन इट विदाउट रिस्टोरिंग टू वायलेंस, ठीक है, बिना हिंसा के भी जीत सकते हैं। तो ये गांधी जी का सत्याग्रह जो है वो आइडियोलॉजी था। नॉन वायलेंस कि हम पीसफुल तरीके से, नॉन वायलेंट तरीके से हम उसको जो है वो प्रोटेस्ट करने की कोशिश करेंगे, अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे। तो गांधी जी लोगों को तैयार कर चुके थे। गांधी जी अब एक नया आंदोलन शुरू करने वाले थे और गांधी जी आंदोलन शुरू करते हैं। गांधी जी का वो जो आंदोलन था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का आंदोलन था। तो गांधी जी का इससे पहले जो बड़ा आंदोलन था वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, जो गांधी जी 1921 के जनवरी से शुरू करते हैं। उसका रिजोल्यूशन नागपुर सेशन में दिसंबर 1922 में उसका रिजोल्यूशन पास किया जाता है, ठीक है। लेकिन शुरू होता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जनवरी 1921 से। अब गांधी जी का दूसरा जो सबसे बड़ा आंदोलन है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, वो गांधी जी शुरू करते हैं दांडी मार्च से। अब देखिए, नॉन कोऑपरेशन मतलब क्या था कि हम ब्रिटिशर्स को कोऑपरेट नहीं करेंगे, ठीक है, और
ये सिविल डिसोबीडियंस मतलब था कि यहाँ के सिविलियन अंग्रेजी कानून को डिसओबे करेंगे। तो इसीलिए गांधी जी अब यहाँ पर सॉल्ट सत्याग्रह शुरू करते हैं, जिसमें गांधी जी अंग्रेज़ों का जो कानून था कि कोई इंडियन में जो सॉल्ट मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता है, वो उस कानून को डिसओबे करते हैं और उसी को सॉल्ट सत्याग्रह या दांडी मार्च कहते हैं। ठीक है, तो गांधी जी उससे पहले लॉर्ड इरविन से मिलते हैं और लॉर्ड इरविन से मिल करके एक लेटर्स देते हैं, जिस लेटर्स में वो एक अल्टीमेटम लेटर्स होता है, उसमें गांधी जी बहुत सारी अपनी डिमांड रखते हैं। उन सब डिमांड में से एक डिमांड सॉल्ट पर जो मोनोपोली था उसको ख़त्म करने का, सॉल्ट पर जो टैक्स ज़्यादा लगाया जाता था उन सब चीज़ों को कम करने का भी था। तो जब गांधी जी इरविन को लेटर देते हैं, वो एक अल्टीमेटम लेटर होता है कि अगर 11 मार्च 1930 तक हमारी बात नहीं मानी गई, हमारी इन सब डिमांड्स को नहीं पूरी की गई, तो हम एक बड़े आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं। तो लॉर्ड इरविन इन सब बातों को नहीं मानते हैं और जो है गांधी जी के इन सब डिमांड्स को पूरा नहीं किया जाता और 12 मार्च 1930 से गांधी जी अपना दांडी मार्च शुरू कर देते हैं, जिसको सॉल्ट सत्याग्रह कहते हैं, शुरू कर देते हैं। जो अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से गांधी जी अपने 78 फॉलोअर्स के साथ, मतलब गांधी जी खुद और अपने 78 फॉलोअर्स के साथ ये लंबी यात्रा, लंबी पैदल मार्च शुरू करते हैं। जो दांडी एक विलेज था कोस्टल एरिया में, वहाँ तक जाते हैं, वहाँ पर पहुँचते हैं। 240 मील था, 24 डेज लगा था। 6 अप्रैल को गांधी जी पहुँच जाते हैं, 6 अप्रैल 1930 को पहुँच जाते हैं। दांडी कोस्ट पर पहुँचते हैं और वहाँ पर गांधी जी जो है वो रिवर्स के ओशियन वाटर्स को एवापोरेट करके सॉल्ट मैन्युफैक्चर करते हैं। जैसे ही गांधी जी सॉल्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, गांधी जी ब्रिटिश कानून का जो है वो वायोलेशन करते हैं और गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गांधी जी के साथ साथ जितने भी बड़े लीडर्स थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है और इसी चीज़ों को ऑल ओवर इंडिया रेप्लिकेट की जाती है। अलग अलग जगहों पर लोग अलग अलग तरीके से वो सॉल्ट सत्याग्रह में पार्टिसिपेट करते हैं। और सॉल्ट सत्याग्रह का शुरू होना ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत है। जो अंग्रेज़ों का जो सॉल्ट लॉ था उसको ब्रेक करना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत है। और अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हो जाता है। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये कैसे अलग था, ये सब क्वेश्चन जो अच्छे क्वेश्चन सब है, हम क्वेश्चन आंसर वाले सेशन में हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अब देखिए ब्रिटिश का सॉल्ट लॉ क्यों था, क्या था और गांधी जी आखिर सॉल्ट को ही इशू क्यों बनाए थे, इन सब चीज़ों को भी डिस्कस करना ज़रूरी है। तो देखिए जो ब्रिटिश लोगों की यहाँ पर हुकूमत थी, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट की यहाँ पर हुकूमत थी, वो लोग एक कानून बनाए थे कि कोई भी इंडियन यहाँ पर सॉल्ट मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता है। सॉल्ट कोई ब्रिटिशियर्स ही मैन्युफैक्चर करेगा। तो इस तरीके से उन लोगों की मोनोपोली थी, चूँकि वही सॉल्ट मैन्युफैक्चर करते थे। इसी वजह से सॉल्ट पर जो है वो एक्स्ट्रा टैक्स लगा करके जो है बेचा जाता था, जिस वजह से नमक का दाम, सॉल्ट का दाम, सॉल्ट की प्राइसेस बहुत ज़्यादा थी। और सॉल्ट चूँकि आम लोगों की ज़रूरियात की, चाहे बड़े अमीर हो, गरीब हो या किसी भी धर्म के हो, किसी भी कास्ट के लोग हो, तो वो सभी के बेसिक नेसेसिटीज़ की चीज़ें थी। सभी लोग सॉल्ट कंज्यूम करते थे और सॉल्ट के बढ़े हुए प्राइसेस से सभी लोग परेशान थे। तो गांधी जी के जहन में ये आइडिया आता है कि ये ऐसा चीज़ है, ये ऐसी चीज़ जो इश्यूज़ है, ये ऐसा इश्यूज़ है जिस पर सभी लोग, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जाति को, किसी भी धर्म के लोग हो, सभी एकजुट हो सकते हैं। इसीलिए गांधी जी सॉल्ट को ही इशू बनाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई गांधी जी चूज द सॉल्ट एज ए वेपन फॉर द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो इन सब क्वेश्चन को हम लोग वहाँ पर डिस्कस करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल हम बता देते हैं कि गांधी जी सॉल्ट को ऐसा समझे थे कि इस पर सब पूरे इंडिया के लोग सभी एकजुट होकर के इस इश्यूज़ पर एक साथ दे सकते हैं, एक साथ आंदोलन शुरू कर सकते हैं। इसीलिए गांधी जी ये करते हैं। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था जो दांडी से ही, और गांधी जी के साथ साथ और भी बड़े बड़े लीडर्स को जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन इसी सब दौरान जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हो रहा था। यहाँ देखिए गांधी जी के साथ यहाँ फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ, ठीक है, 1930 में। और इंडिया में क्या चल रहा है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा है। और इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के तहत गांधी जी को गिरफ्तार किया जाता है और पुणे के यरवदा जेल में रखा जाता है, ठीक है। अब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्यों बुलाई गई थी कि साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर डिस्कशन करके और नए कानून जो है वो वहाँ पे से पास करके इंडिया में भेजना है। लेकिन यहाँ से कोई जो चूँकि कांग्रेस और कांग्रेस के जो बड़े बड़े लीडर थे वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बिजी थे और ज़्यादातर लीडर्स गिरफ्तार हो चुके थे। इसी वजह से कांग्रेस की तरफ से कोई बड़ा लीडर्स या कांग्रेस की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन वहाँ नहीं पहुँची थी। कहाँ, लंदन नहीं पहुँची थी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। याद रखना है BR अम्बेडकर ऐसे थे जो ये तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे। BR अम्बेडकर तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे और गांधी जी सिर्फ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, जो अभी हम बताएंगे कि आखिर क्यों जाते हैं, ठीक है, और कैसे जाते हैं।
तो हम देखते हैं फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस से कोई बड़ा लीडर्स नहीं गया था, या कांग्रेस से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ था, एक भी लीडर नहीं गया था, जिस वजह से कोई वहाँ पर बात नहीं हो पाती है और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल्योर हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में क्यों बुलाई गई थी, 1930, 31, 32 में तीन कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो आपको बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए, मतलब नए कानून जो भारत में आने थे उन सब चीज़ों पर जो है डिस्कशन करने के लिए ये बुलाई गई थी, जिसको एक वर्ड में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म कहा जाता है। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल्योर हो गया था, कांग्रेस का कोई लीडर नहीं जा पाया था, यहाँ पर इंडिया में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रही थी इस वजह से। तो इसी वजह से अब ब्रिटेन से जो यहाँ वॉइस रॉय था लॉर्ड इरविन, उस पर एक प्रेशर बनता है कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि नेक्स्ट ईयर होनी है, 1931 में होनी है, उसमें इंडिया की जो सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, उससे किसी लीडर को जो है वहाँ भेजा जाए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए। और वॉइस रॉय लॉर्ड इरविन गांधी जी से मिलते हैं और दोनों के बीच गांधी जी और इरविन के बीच एक समझौता होता है, जिसको क्या कहते हैं, गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट ये कब होता है, ये होता है 1931 में पुणे के यरवदा जेल में। दोनों के बीच, गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता होता है। वो समझौता क्या होता है, वो समझौता होता है कि लॉर्ड इरविन गांधी जी को तैयार करते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वापस लेने के लिए। और गांधी जी इरविन को कहते हैं कि गांधी जी को और गांधी जी के साथ साथ जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर थे उनको जेल से रिहा कर दिया जाए और पार्शियल राइट्स दी जाए सॉल्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए, थोड़े बहुत जो कोस्टल एरियाज में सॉल्ट मैन्युफैक्चर करने का राइट्स दिया जाए। तो इन सब समझौते से जो है वो गांधी जी बाहर निकलते हैं, गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वापस ले लेते हैं। गांधी जी को और गांधी जी के साथ जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स थे उन सबको बाहर निकाला जाता है और गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लंदन जाते हैं 1931 में। लेकिन गांधी जी जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो पहले से ही B.R. अम्बेडकर साहब वहाँ पर मौजूद थे और वो डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए थे, वहाँ पर दलित की राइट्स के लिए डिमांड कर रहे थे, दलित के सेपरेट इलेक्टोरेट्स के लिए डिमांड कर रहे थे। तो गांधी जी वहां पर इन सब चीजों को देख करके बहुत मायूस होते हैं और गांधी जी देखते हैं कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आने का कोई मकसद ही नहीं बचा। ठीक है, ब्रिटेन की गवर्नमेंट भी कहीं नहीं कहीं उस सब चीज़ों को बढ़ावा दे रही थी, सेपरेट इलेक्टोरेट दलित के लिए। तो गांधी जी वहाँ से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से वापस आ जाते हैं और इंडिया में फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत कर देते हैं। तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी फेल रह गया। उसके बाद 1932 में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, कांग्रेस से फिर कोई नहीं जाता है, B.R. अम्बेडकर साहब वहाँ पहुँचे होते हैं और ब्रिटेन की गवर्नमेंट B.R. अम्बेडकर साहब की जो डिमांड होती है दलित लोगों के सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए, तो उस डिमांड को मान लिया जाता है, जिसको रामसे मैकडोनाल्ड अवार्ड के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे रामसे मैकडोनाल्ड अवार्ड। रामसे मैकडोनाल्ड अवार्ड में क्या था कि दलित लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया जाता है। अब गांधी जी को जैसे ही ये पता लगता है कि दलित लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया है, गांधी जी फास्ट अनटू डेथ पर बैठ जाते हैं पुणे में। और इस दौरान जो गांधी जी और अंबेडकर साहब को दोनों की मीटिंग करवाते हैं, जो तेज बहादुर सप्रू है और जो है M.R. जयकर, ये सब मिल करके गांधी जी और अंबेडकर साहब को इन दोनों की मीटिंग करवाते हैं। और गांधी जी और अंबेडकर साहब में एक मीटिंग होती, एक समझौता होता है, जिस समझौते को पूना पैक्ट कहा जाता है। तो यहाँ देखिए ये पूना पैक्ट हुआ 1932 में। पूना पैक्ट किस किस के बीच होता है, गांधी जी और अंबेडकर साहब के बीच। ठीक है, गांधी जी एंड B.R. अम्बेडकर के बीच ये पूना पैक्ट होता है। ठीक है, 1932 में। और इस पूना पैक्ट में क्या होता है, गांधी जी अंबेडकर साहब को ये कन्विंस कराने में कामयाब हो जाते हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट दलित के लिए हार्मफुल है, दलित लोगों के लिए नुकसान है। इसके बजाय जो सीट रिजर्व कर दी जाए सेंट्रल लेजिस्लेचर में और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में, और दलित लोगों का सेपरेट इलेक्टोरेट खत्म कर करके जो सीट रिजर्व कर दी जाती है इन लोगों का सेंट्रल लेजिस्लेचर में और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में, यही पूना पैक्ट था। अब इन सब पूना पैक्ट के बाद एक और नया मूवमेंट है जिसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कहते हैं। तो साइमन कमीशन आई थी जो नए कानून में क्या बदलाव होने उसके लिए, उसी पर डिस्कशन करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। तो इन सब चीज़ों के बाद एक कानून ब्रिटिश गवर्नमेंट वो पास की जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कहा गया। 1935 में कुछ हद तक ये कानून पास हुई थी, तो इस कानून का भी कुछ हद तक विरोध हुआ, लेकिन फाइनली देखा जाता तो
ठीक था, यहाँ के लोग मान गए, एग्री हो गए। इसमें जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई कि अलग अलग इंडिया में जो अलग अलग प्रोविंस है, जिसको राज्य आज के डेट में कहते हैं, वहाँ पर यहाँ के लोगों की खुद की गवर्नमेंट बनेगी। इलेक्शन हुआ 1937 में, कांग्रेस की ज़्यादातर जो है स्टेट्स में गवर्नमेंट बन गई, बहुत अच्छा चल रहा था मामला। लेकिन इसी सब दौरान 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाता है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो ब्रिटिशर्स बिना इंडियन लोगों के मशवरे के ये ऐलान कर देता है कि इंडिया भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारे साथ है, जो मतलब इंडिया भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर का पार्ट है, जो कि हमारा साथ दे रहा है इंडिया। यहाँ के लोगों को इस बात पर नाराज़गी होती है कि भारत जो ब्रिटिश की गवर्नमेंट को कम से कम यहाँ के लोगों से मशवरा ले लेना चाहिए। और दूसरी बात, लोगों का कहना होता है कि हम क्यों पार्ट बने ब्रिटेन का, ब्रिटेन और बाकी जो कंट्रीज है वो अपनी इंपेरियलिस्ट कंट्री सब है, वो सब अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ रही है, हम क्यों उसका पार्ट बने। और इस वजह से ब्रिटेन के इस फैसले के खिलाफ ब्रिटेन जो इंडिया के तरफ से इंडिया के बिहाफ में ऐलान कर दी थी कि इंडिया भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर का पार्ट है, इस वजह से जो ये लोग गवर्नमेंट बनाए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर, अलग अलग स्टेट्स में हुकूमत कर रही थी कांग्रेस, वो सब रेजिग्नेशन दे देते हैं और एक मूवमेंट शुरू कर देते हैं अंग्रेजी गवर्नमेंट के खिलाफ। और उस मूवमेंट में सबसे पहले इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू होता है, जो कहा जाता है कि कोई बड़े आंदोलन से पहले इंडिविजुअल लेवल पर, अकेले लेवल पर लोग जो है सत्याग्रह करना शुरू करें। वो 1940 में हुआ था। विनोबा भावे पहले इंडिविजुअल सत्याग्रही होते हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे इंडिविजुअल सत्याग्रही होते हैं। ब्रिटेन गवर्नमेंट इस बीच में बहुत कोशिश करती है कि यहाँ के लोगों से कॉपरेशन लिया जाए, इंडिया के लोगों से कॉपरेशन लिया जाए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। और इसी सब के दौरान वो एक मिशन भेजती है जिसको क्रिप्स मिशन कहा जाता है। मतलब बहुत सारे सन स्टैनफोर्ड क्रिप्स जो ब्रिटेन से, वहाँ के ब्रिटेन के कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, वो इंडिया आते हैं और कुछ ऐलान करते हैं। इस तरीके का ऐलान होता है कि अगर इंडिया के लोग हमको वॉर में कॉपरेट करेंगे, ब्रिटेन को कॉपरेट करेंगे, तो जब हम लोगों को, जब वॉर ख़त्म हो जाएगा तो हम इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। ठीक है, ये इस तरीके की कुछ प्रॉमिस करते हैं कि अभी इंडिया के लोग वॉर में कॉपरेट करें, जब वॉर ख़त्म हो जाएगा तो इन लोगों को हम डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, वॉर एडवाइजरी काउंसिल बनाएंगे और कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बनाई जाएगी, इन सब चीज़ों। तो गांधी जी जो सन स्टैनफोर्ड क्रिप्स का जो प्रपोजल था, या जिसको क्रिप मिशन कहते हैं, उसके खिलाफ गांधी जी एक स्टेटमेंट देते हैं, जो स्टेटमेंट बहुत ही पॉपुलर है। कि उस गांधी जी कहते हैं, इट वॉज लाइक अ पोस्ट डेटेड चेक ऑफ अ क्रम्बलिंग बैंक। क्या कहते हैं? इट वॉज लाइक अ पोस्ट, याद रखना ये स्टेटमेंट, डेटेड चेक ऑफ क्रम्बलिंग बैंक, मतलब कि ब्रिटेन गवर्नमेंट का, यहाँ लिख देते हैं चलिए, ऑफ क्रम्बलिंग बैंक। क्रम्बलिंग बैंक ये किसका स्टेटमेंट होता है? ये गांधी जी का स्टेटमेंट होता है। किस पर स्टेटमेंट देते हैं गांधी जी? ऑन क्रिप मिशन। क्रिप का जो ये क्रिप मिशन, सन स्टैनफोर्ड क्रिप्स का जो प्रोपोजल होता है, उसके खिलाफ गांधी जी ये कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? गांधी जी का इसका मतलब होता है कि ब्रिटेन जो हमसे प्रॉमिस कर रही है, यहाँ के लोगों से प्रॉमिस कर रही है कि अगर वॉर ख़त्म हो जाएगा, हम वॉर जीत जाएंगे, तो हम यहाँ के लोगों को डोमिनियन स्टेटस दे देंगे वगैरह वगैरह। तो गांधी जी का कहना होता है कि ब्रिटेन तो खुद ही पिट रही है, ब्रिटेन तो खुद ही हारने वाली है, तो ब्रिटेन गवर्नमेंट का ये जो प्रपोजल है, ये हमारे लिए वैसा ही है कि हमको कोई आदमी वैसा चेक दे रहा है, वैसे बैंक का चेक काट करके दे रहा है जो बैंक कंगाल होने वाली है, जिस बैंक में पैसा ही नहीं, बैंकरप्ट होने वाली है। और गांधी जी क्रिप मिशन के खिलाफ एक ऐलान करते हैं, किसका? क्विट इंडिया मूवमेंट का। ठीक है, किस चीज़ का? भारत छोड़ो आंदोलन का। और ये भारत छोड़ो आंदोलन के जो एक प्रपोजल पास किया जाता है, कांग्रेस का एक सेशन हुआ था बॉम्बे में, ग्वालियर टैंक में, और 8 अगस्त 1942 को, और गांधी जी को एक लीडर बनाया जाता है। और गांधी जी ये ऐलान करते हैं कि 9 अगस्त 1942 से पूरे इंडिया में क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू की जाएगी। गांधी जी वहाँ पे बहुत अच्छा सा स्पीच देते हैं। गांधी जी कहते हैं कि लोग एकजुट होकर के इस आंदोलन में शरीक करें, या तो हम लोग ये अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए शहीद हो जाएंगे, या फिर देश को आज़ाद दिला के रहेंगे, मतलब डू और डाई जिसको कहा जाता है। तो डू और डाई का गांधी जी का नारा होता है। क्विट इंडिया मूवमेंट के लीडर भी गांधी जी होते हैं। लेकिन ये 9 अगस्त 1942 से शुरू होना था, जो 9 अगस्त की सुबह से, 8 अगस्त को ये मीटिंग होती, 9 अगस्त को शुरू होना था। 9 अगस्त की अर्ली मॉर्निंग ही कांग्रेस वर्किंग कमेटीज़ के या कांग्रेस के जितने भी सीनियर लीडर होते हैं, उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन ये मूवमेंट शुरू होता है और ये बहुत ही वायलेंट मूवमेंट होता है, बहुत बड़े पैमाने पर यह मूवमेंट होता है। जो हमारे आपके जैसे जितने भी लोग थे, ठीक है, जो लीडर्स तो छोटे मोटे, वो अपनी पूरी जो जी जान लगा देते हैं और इस आंदोलन को सक्सेसफुल बनाते हैं। 10,000 से ज़्यादा लोग इसमें मारे ज़रूर गए थे, लेकिन
लेकिन ये आंदोलन लीडरलेस मूवमेंट के बावजूद, कोई बड़ा लीडर्स नहीं था, सारा लीडर सब जो है वो जेल में था, उसके बावजूद ये मूवमेंट बहुत बड़ा मूवमेंट था, कहा जाता है ब्रिटेन गवर्नमेंट को घुटने पर ला दी थी। उसके बाद आगे मूवमेंट चलता है, हम देखते हैं जो 1947 आते आते जो है कंट्री आज़ाद होती है, तो उस आज़ादी के कंट्रीब्यूशन में, आज़ादी के कंट्रीब्यूशन में कहीं ना कहीं क्विट इंडिया मूवमेंट का भी बहुत बड़ा जो है वो योगदान था। तो हमारे चैप्टर में इतना ही पढ़ना है। अब हम देखते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान किसको कहाँ रखा गया था। तो गांधी जी को आगा खां पैलेस में, सरोजिनी नायडू को आगा खां पैलेस में जो है गिरफ्तार करके रखा गया था। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यहाँ रखा गया था, जो पटना के जो जेल में रखा गया था। तो इन सब चीज़ों को याद रखना है और इस चैप्टर में इतना ही पढ़ना है। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि नेशनलिज्म एंड इट्स ग्रोथ इन कॉलोनीज वाज डिफरेंट फ्रॉम इट्स राइज इन यूरोप। बोला जा रहा है कि कॉलोनीज में जो नेशनलिज्म का राइज हुआ, वो यूरोप में जो नेशनलिज्म का राइज हुआ था उससे बिल्कुल अलग था। तो ये आपको दिखाई भी देगा। हम क्या देखे थे, जो नेशनलिज्म इन यूरोप वाले चैप्टर में अपने राजा के खिलाफ ही लोग जो है वो आंदोलन कर रहे थे, और अपनी राजा या उसकी मिस एडमिनिस्ट्रेशन या फिर जो मोनार्कियल सिस्टम था जिसमें लोगों की कोई पहचान नहीं थी, लोगों की कोई आइडेंटिटी नहीं थी, आपस में लोग आपस में जो किंगडम वगैरह सब बदलती रहती थी, हुकूमत बदलती रहती थी, उसकी बाउंड्रीज चेंज होते रहते थे, तो लोगों का ज़िंदगी बहुत दुश्वार हो गया था। ट्रेडर्स वगैरह को परेशानी होती थी, बहुत सारे कस्टम ड्यूटीज़ थे, ठीक है, एक जैसा वेट एंड मेज़र नहीं था, एक जैसी करेंसी नहीं थी। तो इन सब चीज़ों के खिलाफ लोग, वहाँ के रूलर्स के खिलाफ लोग एकजुट हुए। लेकिन जो है जो कॉलोनीज़ में कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ लोग डिस्कवर करने लगे यूनिटी, सभी लोग एकजुट होने लगे कि हमारा दुश्मन भी अंग्रेज़, आपका भी दुश्मन भी अंग्रेज़, और सब चाहे अमीर है, गरीब है, किसान है, मजदूर है, लेबर्स है, सभी को कौन एक्सप्लॉइट कर रहा, ब्रिटिशर्स कर रहा, तो सभी का कॉमन एनिमी ब्रिटिशर्स है। तो इस तरीके से लोग कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ एकजुट होने लगे। इन सब चीज़ों पर, इन सब क्वेश्चन पर हम लोग क्वेश्चन आंसर वाले सेशन में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तब तक उसके लिए इस वीडियो के बाद हम लोग एक नया क्वेश्चन आंसर सेशन बनाएंगे, जो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड में या एनसीईआरटी में या और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।